जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी और अपनी पढ़ाई को आगे और बढ़ाते हुए चले। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊष्माधारिता। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ जा के आप ज़रूर देख सकते हैं। तो कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए और चलिए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं, हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी आप एक वुडन ब्लॉक देख रहे हैं, इस वुडन ब्लॉक को हम एक पूरा पीस को मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान m है ना। तो अब हीट कैपेसिटी क्या है, अभी आपको वुडन ब्लॉक से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ जिसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है। जैसे ये लोहे का छड़ है, अभी आप इसको छड़ को एक एक पीस ना समझ करके इसको आप ऐसा समझिए कि ये पूरा लोहा है, लोहा का ये पूरा एक टुकड़ा है समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान हम लोग मान के चलते हैं m। तो क्या होगा कि इस पूरे लोहे का तापमान जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, है ना, संपूर्ण द्रव्यमान लोहे का जो तापमान है उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वहाँ उसकी हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता कहलाएगी। लेकिन अगर हम इसको विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करेंगे तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल एक पार्ट की बात कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक मान के चलते हैं कि लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसका एक स्पेसिफिक टुकड़े का तापमान हम अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जितनी तापमान की आवश्यकता होती है उसे हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग जब पूरे द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग हीट कैपेसिटी कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आगे समझते हैं उदाहरण के द्वारा और बढ़िया से। जैसे मान के चलते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है ना, ये वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा s है, जिसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। तब ऊष्माधारिता क्या कहलाएगी, तब ऊष्माधारिता उसकी कहला जाएगी m इंटू s, द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आती है विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा को हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। तो s इक्वल टू क्या होता है, हमको मालूम है q अपॉन में m इंटू डेल टी। तो m इंटू डेल टी क्या है, m जो होता है वो एक स्पेसिफिक टुकड़े का द्रव्यमान होता है ना। इसको हम लोग चलिए समझने के लिए अभी हम लोग मान लेते हैं, इसको कैपिटल M मान लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये कैपिटल M है जो इसका संपूर्ण द्रव्यमान है और एक पार्ट का द्रव्यमान जो है वो स्मॉल m है। ठीक है, अब क्या है कि इसका जो संपूर्ण द्रव्यमान को 1 अंश डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी उसमें की आवश्यकता होगी उसे हम लोग विशिष्ट स्पेसिफिक ऊष्मा नहीं कह करके अभी क्या कहेंगे, हम लोग हीट कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, तो विशिष्ट ऊष्मा का ये सूत्र देख लीजिए क्या होता है, Q अपॉन m इंटू डेल टी। इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। Q जो होता है वो ऊष्मा होता है, m जो होता है एक स्पेसिफिक टुकड़े का द्रव्यमान होता है और डेल टी जो होता है वो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। मतलब मान लो जब पहले टेम्परेचर T था और बाद में टेम्परेचर T हो गया। ठीक है, बाद में T1 टेम्परेचर था और पहले टेम्परेचर T था, तो ये होता है डेल टी। तो इसको हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया इसका सूत्र। अभी आप इसको मात्रक के रूप में अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम है कि S का स्पेसिफिक हीट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल पर किलोग्राम, m का मात्रक किलोग्राम होगा और टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आगे पुट करते जाते हैं, रखते जाते हैं। चलिए, तो हम लोगों को मालूम है कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, कैपिटल M इंटू S ये था। तो अभी m का मात्रक क्या है, किलोग्राम है और इसका मात्रक क्या था, जूल पर में किलोग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब देखिए किलोग्राम कट जाएगा तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, जूल पर सेंटीग्रेड, है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको जूल पर केल्विन भी कहते हैं। ठीक है, जूल पर केल्विन। तो ये हो गई इसकी हीट कैपेसिटी की मात्रक। ठीक है, आशा है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं और हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थर्मल एक्सपांसन के बारे में। थर्मल एक्सपांसन, जिसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेलवे का जो ट्रैक होता है
उसके बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि गैप रखा जाता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बिजली के जो तार होते हैं वो जब बिछाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ा जाता है ना। आपने ये भी देखा होगा कि जब उबलते पानी को एक कांच का गिलास में डाला जाता है तो क्या होता है कि ये जो गिलास है वो चटकने लग जाता है, यहाँ कहीं से चटकने लग जाता है अंदर से। क्यों? क्योंकि अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाहर का तापमान कम रहता है, इसके कारण इसमें ये जो है वो चटक जाता है। तो ये सब आप लोगों ने देखा है, उसमें प्रसार का ही ये सब उदाहरण है। तो ये भी आप समझिए कि जैसे ही किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है या ऊष्मा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आयतन उसका बढ़ने लग जाता है ना। आयतन उसका बढ़ने लग जाता है और जब तापमान उसका घटता है तो आयतन उसका क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा। तो अभी इसी में हम लोग बात करेंगे आगे कि ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार। तो सबसे पहले देख लीजिए, हेडिंग डालने के लिए पहले ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार। अब सबसे पहले डालिए क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक वेरी इंपॉर्टेंट है ये, रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं आगे। तो मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में एक कोई एल लंबाई का कोई लंबी कोई वस्तु है, या मान के चलते हैं कि लोहा का ये टुकड़ा है या रॉड है। जब इसको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, इसका तापमान इसको बढ़ाया जाता है, डेल्टी इसको दिया जाता है, तो क्या करता है, यहाँ से ये इसमें एक्सपांसन होने लगता है। ये यहाँ तक देखिए इसमें एक्सपांसन हो गया। मान के चलते हैं ये डेल एल इसमें एक्सपांसन हुआ। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल लंबाई एल थी, तापमान बढ़ाने से इसका जो लंबाई है वो इतनी बढ़ गई है। तो अब क्या कहेंगे, अब रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा से हम लोग क्या करेंगे, किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो इकाई लंबाई के क्षण में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर होता है तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें जो जितनी लंबाई में उसका वृद्धि होता है उसे हम लोग रेखीय प्रसार कहते हैं। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक को। तो अब इसको आप सूत्र के रूप में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं सूत्र के रूप में, देखिए कि मान लो जाए रेखीय प्रसार गुणांक हमारा अल्फा है, तो अभी क्या था, लंबाई में वृद्धि कि कितना लंबाई में वृद्धि हुआ, ठीक है, बटे प्रारंभिक लंबाई कितनी थी और तापमान हम लोगों ने कितना बढ़ाया। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि लंबाई में वृद्धि डेल एल थी हमारे पास और प्रारंभिक लंबाई एल थी और तापमान हम लोगों ने बढ़ाया था एक डेल टी। तो अभी देखिए मात्रक इसको देखेंगे तो ये एल और एल दोनों का मात्रक मीटर है, तो ये कट जाएंगे दोनों, तो अब बचेंगे क्या, अपॉन में डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक। तो ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि लोहे का एक जो टुकड़ा होता है, मान लो जाए लोहे का एक टुकड़ा है जो जिसकी लंबाई में वृद्धि अगर हम देखेंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं उसका, तो 1 mm की क्षण में जो वृद्धि होती है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वो होती है 0.00012 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 mm की क्षण में जब 1 डिग्री टेम्परेचर का तापमान बढ़ाते हैं तो उसमें 0.00012 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी उसमें mm की वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रेखीय प्रसार गुणांक को पढ़ लिया। आशा है आप लोगों को ये छोटा सा टॉपिक अभी समझ आया होगा। इसके आगे के वीडियो में हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बस मैं आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे वीडियो देते रहूँगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझें, और जिसको नहीं समझ आ रहा है वो रिवाइंड करके एक बार फिर से देखें, और तब भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो दोस्तों धन्यवाद, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।